एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं एयरफोर्स ग्रुप सी के जो टॉप 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है। आपको पता होगा इससे पहले इसके 4 वीडियो आ चुके हैं, लेकिन आपके कमेंट रुक ही नहीं रहते। जो अभी जो चौथा वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ था, तो जो तीसरा वीडियो था उसके नीचे खूब सारे स्टूडेंट के कमेंट आ गए थे कि सर अगला पार्ट अपलोड करो, अगला पार्ट अपलोड करो। तो वो तो आज सुबह ही आपको जल्दी 9 बजे के आसपास मिल गया था। अभी जो ये 5वां वीडियो है, तो अभी आपको देखो आज एक ही दिन में 2 वीडियो मिल गए इस सीरीज के। अब जितना जल्दी हो सके हम कोशिश करेंगे कि आपको दिन में 2 वीडियो आएंगे। वैसे हमने सोचा नहीं था इस सीरीज का आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि ये सीरीज मोस्टली उन्हीं के लिए थी जिनको सच में पढ़ाई करनी थी। बाकी तो ऐसे देखो खूब सारे स्टूडेंट होते हैं जो आते रहते हैं जाते रहते हैं, और किसी को कोई कमेंट करते हैं कि आपने ये कॉपी में इतनी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है। क्योंकि सभी को पता होगा जो ये सीरीज हम कर रहे हैं वो हैंड रिटन नोट्स हैं, लेकिन उन नोट्स के अंदर कितना ज़्यादा दिया हुआ है वो जो सिर्फ पढ़ता है वही समझ सकता है। तो अगर आपको भी ये सही से अगर पढ़ना करनी है तभी सीरीज में बनने रहना, वरना अभी आप जाना चाहो तो अभी इसको छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि आगे सब कुछ हैंड रिटन में लिखा होगा। और एक चीज़ जो लिखा हुआ है वो इतना क्लियर नहीं है, अच्छी सी हैंड राइटिंग नहीं है। तो अगर आपको हैंड रिटन नहीं पढ़ना है तो आप जा सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि अच्छा सा कंटेंट मिले जो आपको 100% काम आए, तभी आप इस वीडियो में आगे बने रहना। अब जो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है OECD की हेडक्वार्टर कहाँ पे। तो OECD का हेडक्वार्टर की बात करें अगर, तो OECD का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस के अंदर है OECD का हेडक्वार्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये संस्था। अक्सर आपसे देखो हेडक्वार्टर से रिलेटेड मोस्टली ऐसे एक ना एक क्वेश्चन आपको हर किसी एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। और अगर आप चाहते हो कि जितने भी इंटरनेशनल संस्था है उनका हेडक्वार्टर का आपको एक ही वीडियो के अंदर मिल जाए, तो उसका वीडियो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव अड्डा पे अपलोड है। अगर आप सर्च करोगे या फिर प्लेलिस्ट में देखोगे जो स्टैटिक जीके और सीए नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो अलग से मिल जाएगा। अब चलिए आगे शुरू करते हैं। अब ये योजना से रिलेटेड प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है वो कब आई थी? तो 28 अगस्त 2014 को ये लागू हुई थी। एक चीज़ इससे याद रखना, जो 2-3 जो ये फैक्ट दिए हुए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना है, ये याद रखना है। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना कौन सी है? तो वो प्रधानमंत्री जन धन योजना है। आपको वैसे पता होगा जन धन योजना कौन सी, जिसमें अकाउंट खुलवाए थे। इसमें क्या हुआ था, इसने रिकॉर्ड बनाया था जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। 5 महीने के अंदर इसने 11.5 करोड़ खाते खोले गए थे इसके अंदर। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए जो एक पहल योजना थी वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो रखी है। अगला क्वेश्चन है, जो बुक है रिपब्लिक जो बुक है उसके राइटर कौन है? तो कौन है उसके राइटर? प्लूटो की है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो 280 के अंदर दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। और अधिनियम कब आया था? वित्त आयोग का अधिनियम 1951 के अंदर आया था। पहले वित्त आयोग कौन थे? केसी नियोगी थे। और 15वें वित्त आयोग कौन है? तो NK सिंह है। इनसे पहले वाले भी अगर आपसे पूछ ले 14वें वित्त आयोग कौन थे? तो YV रेड्डी है 14वें वित्त आयोग। अब अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, अगर आपको जो पर्वत होता है, जो पहाड़ है, उसका धसा हुआ भाग को क्या कहते हैं? जो डाउन फील्ड है उसको कहते हैं अभिनति, और ऊपर उठा हुए भाग को क्या कहते हैं? अपनति कहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए ऐड किया हुआ है कि जो NTPC का जो 2021 के जो अभी एग्जाम हुए थे, जो CBT 1 हुआ था NTPC का, अभी तो वैसे 7th पेज होने वाला है, लेकिन उससे पहले जितने 6 पेज हो गए थे उनके अंदर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बेरिंग जल संधि। जो बेरिंग जल संधि है वो किस किस को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर व बेरिंग सागर को बीच में है बेरिंग जल संधि। पाक जल संधि अगर आपसे पूछे कहाँ पे, तो मन्नार व बंगाल की खाड़ी के बीच में पाक जल संधि। सुंडा जल संधि अगर पूछे कहाँ पे, तो जावा सागर व हिंद महासागर के बीच में कौन सी जल संधि है? सुंडा जल संधि है। ऐसे अगर मलक्का जल संधि पूछे कहाँ पे, तो अंडमान सागर व चीन सागर के बीच में कौन सी जल संधि है? वो है मलक्का जल संधि। और युकाटन जल संधि किसके? मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर के बीच में कौन सी है? वो है युकाटन जल संधि। अब चलिए साइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। साइंस का क्वेश्चन आपके है कि उपधातु कितनी है? उपधातु कितनी है? 6 उपधातु है। तो अब उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए कौन कौन सी है। बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और टेलुरियम है। ये सारी की सारी जो 6 उपधातु है ये आपको नाम याद रखना है। अब क्वेश्चन आ गया वापिस स्टैटिक जीके से। भगवान महावीर कौन से नंबर के तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे, उनका क्या नाम था? भगवान महावीर थे। भगवान महावीर का अगर बचपन का नाम पूछे आपसे तो वर्धमान नाम था भगवान महावीर के बचपन का नाम। ऐसे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली के अंदर हुआ था। और भगवान महावीर के पिता अगर आपसे पूछे पिता कौन थे, तो सिद्धार्थ पिता थे। भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? पावापुरी नालंदा के अंदर हुई थी, और ये कहाँ पे? बिहार के अंदर है। अब आप बताओ कि इतना ज़्यादा हम टाइप कैसे कर सकते थे?
और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे देखो कम से कम 300 के आसपास स्टूडेंट है। तो अगर आपका कोई भी मान लो ग्रुप सी से रिलेटेड डाउट है तो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको सेंटर मान लो कहीं दूर आ गया हो तो आप वहाँ पे किसी से पूछोगे तो आपको कोई ना कोई स्टूडेंट आसपास का मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला है केंद्र व राज्य संबंधी समिति कौन कौन सी बनी हुई है। जो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उनके लिए कौन कौन सी समितियां बनी हुई है, तो 4 समितियां हैं। पहली कौन सी, प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकंड है राजमन्नार आयोग, थर्ड है भगवान सहाय समिति और चौथी है सरकारिया आयोग। ये कब बनी थी, 1983 में। इन सबसे मोस्ट की बात करें इनमें तो जो सरकारिया आयोग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकारी आयोग अक्सर से पूछा जाता है कि इसका संबंध किससे है। तो केंद्रीय राज्य संबंध के लिए कौन सी समिति है, तो सरकारिया आयोग है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए चलते हैं आगे। अगला जो दिया हुआ है, आप देखो इस वीडियो को बस लाइक करना जरूर भूलना और कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगती है, आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। अगर आप जब कमेंट करते हो तो हमारी भी इच्छा होती है जल्दी जल्दी बनाएं। जैसे कि आपका पिछले वीडियो पे कमेंट था कि सर इसका जल्दी लेके आओ, तो आज हम आपके एक ही दिन के अंदर 2 वीडियो लेके आ गए। तो अगर आप और करोगे तो हम और जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। पॉलीथीन अगर आपको पूछे तो पॉलीथीन किसके पॉलीमराइजेशन से बनती है, इथाइलिन के पॉलीमराइजेशन से बनती है। ऐसे आपको याद रखना है। असम व अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है, तो भूपेन हजारिका का है। भूपेन हजारिका ब्रिज है, वो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। अगर आपको पूछे भूपेन हजारिका जो ब्रिज है उसका दूसरा नाम क्या है, तो जो ढोला सादिया है वही भूपेन हजारिका ब्रिज है, उसी का दूसरा नाम है। अब ये कौन सा है, सबसे लंबा ब्रिज है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि सबसे लंबा ब्रिज है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी लंबाई की बात करें अपन तो 9.15 किलोमीटर है। कौन सी नदी पे है, लोहित नदी पे है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलो इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट ब्रिज देख लेते हैं, वो है बोगीबिल ब्रिज। ये किस किस को जोड़ता है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो धोमाजी से डिब्रूगढ़ के बीच में है। ये भारत का सबसे लंबा रेल से सड़क सेतु है, ये आपको याद रखना है। देखो छोटे छोटे से डाउट होते हैं। सबसे लंबा ब्रिज पूछा भूपेन हजारिका, लेकिन भारत का सबसे लंबा रेल से सड़क सेतु पूछे तब आंसर बदल जाएगा और बोगीबिल ब्रिज हो जाएगा। तो आपको ये छोटे छोटे से डाउट है ना, वो कभी भी कंफ्यूजन मत होना, वरना आता हुआ गलत करके आ जाओगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे। अगला है DHCP की फुल फॉर्म क्या होती है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होती है DHCP की फुल फॉर्म। ये किसका, कंप्यूटर का क्वेश्चन हो गया। मतलब देखो कमाल, देखो इस सीरीज के अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं छूट रहा। सिर्फ एक मैथ और रीजनिंग इसके अंदर नहीं है, बाकी हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको इस सीरीज के अंदर मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सोने का बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, कर्नाटक है सोने का सबसे बड़ा उत्पादक। यहाँ पे जो 5 से जो नाम दिए हुए हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर रट के चले जाना, इनसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगर आप NTPC का एग्जाम दे रहे हो तब तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिल्वर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, राजस्थान है। डायमंड का कौन है, MP है। कॉपर का अगर पूछे फिर भी MP है। यूरेनियम का कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम का आंध्र प्रदेश है। आयरन का, बॉक्साइड का, निकल का और मैग्नीज का कौन है, तो वो है ओडिशा। और थोरियम का कौन है, केरल। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो थोरियम के है, वो केरल है, और जो ओडिशा के है वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। अगला है बारदोली जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, तो बारदोली आंदोलन जून 1928 में हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था गुजरात के अंदर। इसका नेतृत्व किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और वल्लभ भाई पटेल ने जब बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था तो जो वहाँ की महिलाओं थी उन महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को अगर पूछे कौन सी उपाधि दी थी, तो सरदार की उपाधि दी थी वहाँ की महिलाओं ने। इसलिए ये क्वेश्चन सीधा सा भी पूछा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो जो बारदोली आंदोलन था वहाँ पे महिलाओं ने दी थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत का सर्वाधिक उपग्रह प्रणाली कौन सी है, तो उपग्रह प्रणाली कौन सी, IRNSS या फिर नाविक, ये आपको याद रखना है। अगला है सूर्य के लिए मिशन कौन कौन से भेजे गए थे, सूर्य के द्वारा इसरो के द्वारा भेजा गया था। मिशन का नाम क्या था, तो आदित्य L1 मिशन का नाम था। और कब भेजा गया, 2018 के अंदर भेजा गया। अगला क्वेश्चन है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं। वैसे ये तो हमने वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता होगा। यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्टिव डा पे सर्च करोगे तो अलग से एक आपको साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पे ये डिस्कस किया हुआ है। जो पूरा ब्रेन का चैप्टर भी करवा चुके हैं, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह उसमें सब डिस्कशन है। जितने भी इसके क्वेश्चन बन सकते थे वहाँ पे अपन ने देख लिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं इन दोनों को मिला के।
अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक कौन सी है? तो उस पुस्तक का नाम क्या है? त्रिपिटक है पुस्तक का नाम। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किससे है? तो 2018-19 में जो बजट पेश किया गया था उसमें ऑपरेशन ग्रीन का संबंध है। उसमें क्या हुआ था? टमाटर, प्याज, आलू की कीमतों को स्थिर करना था उसका लक्ष्य, तो उसी का ही संबंध है ऑपरेशन ग्रीन से। अब चलिए आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा आज 5-1 मिनट वीडियो लंबा हो जाएगा, तो कोई नहीं, अगर आप सही से देखते रहना, क्योंकि अब जितना जल्दी हो सके आपको कंटेंट ज़्यादा प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, तो इसलिए 10-10 मिनट के वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। जो नोट्स बने हुए हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा करवा रहे। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था किसने लागू की थी? तो ये टॉमस मुनरो द्वारा लागू की गई थी, किसानों की ज़मीनों का हक छीनने के लिए। और जो मद्रास के गवर्नर है वो कौन है? टॉमस मुनरो है। अगला है, जैसे ये अपन ने रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था पढ़ ली, तो इसके साथ में आपको वैसे ये चारों की चारों आपको साथ याद ही रखनी है। स्थायी बंदोबस्त से संबंधित किसका है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। इजारेदारी प्रथा का संबंध किससे है? तो वॉर्न हेस्टिंग्स से है। और मालवाड़ी प्रथा का संबंध किससे है? लॉर्ड हेस्टिंग्स से है। और ये आगरा व जम्मू के अंदर लगी थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे अध्यक्ष। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना किसने? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे के अंदर, वहाँ पे स्थापना हुई थी। ये आपको जरूर नाम याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है WHO द्वारा मलेरिया मुक्त 22 मई 2019 को किसको किया गया? तो अल्जीरिया और अर्जेंटीना है, उन दोनों को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त कर दिया गया है। वैसे अभी आपको पता होगा चीन को भी मलेरिया मुक्त कर दिया था अभी थोड़े दिनों पहले, ये करंट की न्यूज़ हो जाएगी आपके लिए। और भारत के अंदर पोलियो मुक्त कब किया था? तो 2014 के अंदर किया दिया। और भारत को चेचक मुक्त कब किया था? तो 1977 के अंदर भारत को चेचक मुक्त कर दिया था। अब चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। इसी के साथ में अगर आपसे पूछे कि नोबेल प्राइज के क्षेत्र किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो रसायन के केमिस्ट्री के अंदर दिए जाते हैं, भौतिक फिजिक्स के अंदर दिए जाते हैं, शांति पीस के अंदर दिए जाते हैं, मेडिकल के अंदर चिकित्सा में दिए जाते हैं, इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में दिए जाते हैं, और लिटरेचर साहित्य के अंदर दिए जाते हैं। अब इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अर्थशास्त्र का शुरू कब हुआ था? 1967 के 1967 में शुरू हुआ था। और पहली बार दिया गया कब था? 1969 के अंदर दिया गया था। अब जो अगला क्वेश्चन है, इसरो से पहले इकोस्फीयर की स्थापना कब हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि इकोस्फीयर की स्थापना कब हुई थी? तो 1962 के अंदर स्थापना हुई थी। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 के अंदर। यहाँ पे देखो, अगर सही से याद रखना चाहो तो 1969 के अंदर दो चीज़ें आ गई, इसरो की स्थापना भी हुई थी और साथ में जो अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज है वो भी 1969 के अंदर पहली बार दिया गया था। तो दोनों को साथ ही याद कर लेना, बार बार कन्फ्यूजन मत होना। अब आपको पता होगा भारत के अंदर स्वर्णिम चतुर्भुज किस किस को मिला के कहते हैं? तो स्वर्णिम चतुर्भुज अगर आपसे पूछे किस किस को मिला के कहते हैं? दिल्ली को कहते हैं, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इन सब को मिला के क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। इन स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई अगर आपसे पूछे कितनी है? 5846 किलोमीटर है लंबाई। और 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बनाया गया था ये। अब जो आगे दिया हुआ है गदर पार्टी, चलो गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है गदर पार्टी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? सरदार सोहन सिंह भाकना है गदर पार्टी के संस्थापक, ये आपको याद रखना है। और सह संस्थापक अगर पूछे आपसे तो लाला हरदयाल है सह संस्थापक। स्थापना कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को के अंदर स्थापना हुई थी। जो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो आपसे ज़रूर पूछी जा सकती है, क्योंकि ये इंडिया से बाहर हुई थी। और इसके बाद में कब स्थापना हुई थी? 1913 के अंदर स्थापना हुई थी। इसकी फर्स्ट बैठक कहाँ पे हुई थी? तो सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया के अंदर हुई थी, दिसंबर 1913 के अंदर। तो दोस्तों चलते इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपके और भी कमेंट आए कि आगे वाला पार्ट भी लेके आओ, तो हम जल्दी आपका आगे वाला पार्ट लेके आ जाएंगे। लेकिन जब तक नीचे कम से कम 10 कमेंट तो होने ही चाहिए कि इसका आगे वाला पार्ट लेके आओ, तभी इसका आगे वाला पार्ट लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।